वेलकम फ्रेंड्स। आइए एक बार फिर से हम लोग सामान्य अध्ययन के एक महत्वपूर्ण टॉपिक राज व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण राजनीतिक शब्दावलियां एवं उनके अर्थ को देखने जा रहे हैं। इन राजनीतिक शब्दावलियां एवं अर्थों को यदि आपने ठीक से समझ लिया तो ये आपके निबंध, मेंस राइटिंग या प्री के महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करने या उनके कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी सहायक होंगे। साथ ही साथ इसमें से कई बिंदु ऐसे हैं जो डायरेक्टली आपके प्री के या मेंस के टॉपिक में पूछे गए हैं। इनमें से जो पहला है वो है बफर स्टेट, दूसरा है वीटो, तीसरा है फिफ्थ कॉलम, चौथा है जीनोसाइड, पांचवा है फ्लोर क्रॉसिंग जिसे हम लोग दल बदल भी कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं ये है एक्स्ट्राडिशन, फिर है महाभियोग, सचेतक इसे वीपर भी कहते हैं, फिर ये है कोरम, लोकतांत्रिक समाजवाद और अंतिम है मैनिफेस्टो। तो इन्हीं को हम लोग देखने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि महत्वपूर्ण अपडेट्स और सामान्य अध्ययन के ट्रेडिशनल हिस्से का आप अध्ययन कर सकें, वो भी फ्री में। आइए देखते हैं फ्रेंड्स। जो पहला हम लोगों का टॉपिक है वो है बफर स्टेट। बफर स्टेट किसे कहते हैं, इसका डिफिनीशन है दो शक्तिशाली राष्ट्रों के बीच में स्थित एक कमजोर राष्ट्र जो दोनों में यानी दोनों देशों में युद्ध इत्यादि या आदि से बचाव करता है, बफर स्टेट कहलाता है। एग्जाम्पल हैं जैसे भारत और चीन के मध्य नेपाल है, ये बफर स्टेट है। या फिर हम लोग कहेंगे कि चीन और रसिया के जो मध्य मंगोलिया है वह भी एक बफर स्टेट है। या फिर अगर हम लोग आगे बढ़ कर के देखें तो यहाँ पर इंडिया और फिर चाइना के बीच में भूटान है, यह भी बफर स्टेट है। तो इस तरह से यह एक महत्वपूर्ण शब्दावली है फ्रेंड्स। अगली जो महत्वपूर्ण शब्दावली है वो है वीटो। यह काफ़ी वर्तमान में भी और प्रारंभ से लेकर अब तक जो भी राजनीतिक गतिविधियां आपको दिखाई देती हैं उनमें ये काफ़ी चर्चित रहता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। इसका अर्थ क्या होता है, किसी संगठन के द्वारा लिए गए निर्णय को अस्वीकृत मतलब न मान्य या अमान्य कर देने की शक्ति को वीटो कहते हैं। यह विधिमान्य शक्ति होती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ लिखा गया है, यूएनओ या संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यों के पास ऐसी ही शक्ति होती है। और भारत इसी संयुक्त राष्ट्र संघ के इसी सुरक्षा परिषद में अस्थाई सदस्यता के लिए बहुत बड़े स्तर पर अभियान चलाता रहा है कि उसे भी वीटो शक्ति प्राप्त हो जाए और वह भी इस सदन का या इस परिषद का अस्थाई सदस्य हो जाए। फ्रेंड्स, जानते होंगे कि सुरक्षा परिषद में दो तरह के सदस्य होते हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई जो सदस्य है वो 5 हैं और अस्थाई सदस्यों की संख्या 10 होती है। और ये अस्थाई सदस्य जो देश होते हैं वह 2 वर्षों के लिए ही सेलेक्ट होते हैं। इनके पास वीटो पावर नहीं होता है, जबकि अस्थाई सदस्यों के पास वीटो पावर होता है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है फिफ्थ कॉलम, अति महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ क्या है, जब किसी देश में दूसरे देश का नागरिक गुप्त सूचनाएं प्राप्त करके असंतोष उत्पन्न करने की कोशिश करता है या विद्रोह करने के लिए प्रेरित करता है तो उस विदेशी नागरिक को फिफ्थ कॉलम कहते हैं। फ्रेंड्स, यह विदेशी नागरिक आपका कोई भी हो सकता है कि कोई विदेशी गुप्तचर एजेंसी का एजेंट हो या राजनयिक हो या प्राइवेट व्यक्ति हो या किसी भी तरह का, इसे हम लोग फिफ्थ कॉलम कह सकते हैं। इतना ही नहीं, आधुनिक समय में जो जितने भी टेररिस्ट हैं वह भी इसी फिफ्थ कॉलम के अंतर्गत आते हैं, वह भी ऐसा काम दूसरे देशों में करते हैं। अगला है जीनोसाइड। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसका मतलब क्या है, किसी भी देश में जानबूझकर किसी संप्रदाय विशेष, जाति विशेष या स्थान विशेष के लोगों का सामूहिक संहार,
जीनोसाइड कहलाता है। मतलब सामूहिक जो हत्याएं होती हैं किसी विशेष संप्रदाय या किसी जाति विशेष या स्थान विशेष के लोगों को टारगेट करके जब मारा जाता है तो उसे ही हम लोग जीनोसाइड कहते हैं और मानवता के दृष्टि से ये क्रूरतम अपराध माना जाता है फ्रेंड्स। फिर अगला है टॉपिक दल बदल। यह भी काफ़ी चर्चित रहा है। इसका मतलब क्या होता है, किसी भी देश में जानबूझकर इसका मतलब दल बदल का यह कंडीशन नहीं हुआ। दल बदल का जो मतलब होता है ये होता है कि एक दल से दूसरे दल में चयनित होने के बाद से चले जाना, या एक दल से दूसरे दल में लोग जा कर के दूसरे दल की सदस्यता ले लेते हैं, उसे हम लोग दल बदल कहते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है फ्रेंड्स इसमें कि भारत की जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची यह दल बदल से ही संबंधित है। याद रखिएगा, यह जो 10वीं अनुसूची है हम लोगों की, यह 10वीं अनुसूची 1985 में सम्मिलित की गई थी भारत के संविधान में, और यह है हम लोगों का 52वां संविधान संशोधन के द्वारा दल बदल से संबंधित यह सूची है। फिर अगला जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जब अपराधियों को एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान किया जाता है तो उसे एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। यह अपराधी आप जानते ही होंगे कि यह इंटरनेशनल कैटेगरी के जो अपराधी होते हैं, एक देश से दूसरे देश में सुपुर्द किए जाते हैं, उसी को हम लोग एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है या बिंदु है वो है महाभियोग। इस महाभियोग को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इसे इम्पीचमेंट कहा जाता है। महाभियोग को इम्पीचमेंट कहा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है, संवैधानिक पदाधिकारियों को कदाचार या अपराध के आधार पर संवैधानिक उपबंधों के अंतर्गत पद मुक्त करने की प्रक्रिया महाभियोग कहलाती है। मतलब इनको जब उनके पद से साबित कदाचार या अपराध के आधार पर हटाया जाता है एक विशेष प्रक्रिया के आधार पर, तो इन प्रक्रिया को हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। इसे इम्पीचमेंट भी कहा जाता है। अगला है वीपर। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है जब भी चुनाव प्रक्रिया स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब क्या है, संसद विधानमंडल जैसे संस्थानों में दल विशेष के नेता अपने दल के सभी सदस्यों को किसी कार्य को करने अथवा ना करने की आज्ञा देता है तो उसे व्हीप कहते हैं। जो आज्ञा देता है उसे सचेतक कहते हैं। यह यहाँ पर लिखा गया है और यह अनिवार्य होता है प्रत्येक दल के सदस्यों को मानना, नहीं तो उन्हें अवमानना के अपराध में उस दल से बहिष्कृत भी किया जा सकता है। अगला है महत्वपूर्ण टॉपिक कोरम। यह भी काफ़ी चर्चित रहा है। इसका मतलब क्या है, किसी सभा या संस्था की कार्यवाही के लिए उपस्थित होने वाले न्यूनतम सदस्यों की संख्या। फ्रेंड्स इसमें जो है आपके न्यूनतम सदस्यों की संख्या कही जा रही है कि जो ये न्यूनतम सदस्यों की संख्या है उसे ही कोरम कहते हैं। और यह आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या है। भारतीय संसद की बात करें तो यह 1/10 है, यानी 550 जो मैक्सिमम सदस्य हैं, इसका जो 10वां हिस्सा होंगे, यानी जो 55 जो होंगे या 55-56 जो लोग होंगे, यह 55 जो सदस्य अनिवार्य रूप से उपस्थित होने चाहिए किसी भी सदन के या संसद के कार्यवाही के लिए। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह मान्यता है। फिर अगला प्रश्न है लोकतांत्रिक प्रश्न या टॉपिक है लोकतांत्रिक समाजवाद। यह भी एक राजनीतिक व्यवस्था है। इसके अंतर क्या है, एक प्रशासनिक सिद्धांत है जिसमें सरकार का निर्माण मतलब उसका चुनाव लोकतांत्रिक आधार पर होता है। मतलब हम लोग देखते हैं चुनाव प्रक्रिया इलेक्शन के माध्यम से होता है, प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक गतिविधि के द्वारा या अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक गतिविधि के द्वारा। किंतु यहाँ पर यह है कि यह
चुनाव केवल लोकतांत्रिक गतिविधि के द्वारा हुआ है, जबकि इसकी नीतियां एवं कार्य जो भी सरकार के द्वारा कार्य किए जाते हैं, वह नीतियां जो बनाई जाती हैं, जो कार्य किए जाते हैं, वो समाजवाद पर आधारित होता है। तो इसे हम लोग लोकतांत्रिक समाजवाद कहते हैं और ये काफ़ी प्रशासन का यह काफ़ी एक तरह से कहा जाए लोकप्रिय सिद्धांत बनता जा रहा है। फिर अगला है फ्रेंड्स मैनिफेस्टो। मैनिफेस्टो का मतलब होता है चुनावी घोषणा पत्र, अर्थात चुनावी घोषणा पत्र को मैनिफेस्टो कहते हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें राजनीतिक दलों के जितने भी कार्य होते हैं, जो किए जाने हैं या किए गए हैं, इनके द्वारा जो अब तक की उपलब्धियां होती हैं उनको बताया जाता है, और भविष्य में इनकी क्या योजना होगी सरकार बनने के बाद से, यदि सरकार बना लेते हैं तो देश या नागरिकों के लिए, उसी का ब्यौरा होता है इस मैनिफेस्टो में। तो यह जानते रहिएगा। एक इसी से संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट जो मैनिफेस्टो है, यह कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जानते होंगे कि हिटलर के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिसे साम्यवादियों की बाइबल भी कहा जाता है। याद रखिएगा, काफ़ी चर्चित रहा है। मीन कैंप भी है, मीन कैंप यह भी है हिटलर द्वारा लिखी गई महत्वपूर्ण ग्रंथ। तो इस तरह से इतने हमारे राजनीतिक शब्दावलियों का जो महत्वपूर्ण टॉपिक था वो समाप्त होता है। इस छोटे से टॉपिक के अंतर्गत आपको महत्वपूर्ण बिंदुओं को दिया गया है। बने रहिए हमारे चैनल के साथ महत्वपूर्ण बिंदुओं, महत्वपूर्ण अपडेट एवं ट्रेडिशनल जीएस के लिए। धन्यवाद।